ताश के पत्ते। जुर्म की बिसात पर खेली जाने वाली खूनी बाजी। एक सनसनीखेज और दिलचस्प तरीन एडवेंचर नावल। मुसन्निफ अलीमुल हक हक्की। डॉन डेलून पुरअज़म और मेहनती आदमी था। हफ्ते में 7 दिन वो काम करता। इसे कामयाबी की भूख थी। आमतौर पर अपनी इस ख्वाहिश और बेचैनी को अपने पुरसकून अंदाज में पीछे छुपा लिया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो आसाबज़दा और चिड़चिड़ा सा हो रहा था। डेलून इंश्योरेंस कंपनी इसे 26 साल की उम्र में अपने बाप से विरसे में मिली थी। दोस्तों के ख्याल में वो इसके मुस्तकबिल की ज़मानत थी, लेकिन बाप का कारोबार संभालते ही डॉन को अंदाज़ा हो गया कि लोगों के ख्याल में अगर इसे आबाई कारोबार ना मिलता तो वो नाकाम आदमी होता। जल कुकड़े लोग पीठ पीछे कहते, बस बाप की मेहरबानी है जी। इसके नतीजे में वो अपनी तमाम तवानाइयाँ ये साबित करने में सर्फ करने लगा कि वो बाप से बेहतर है। दर हकीकत वो बाप से बेहतर ही था। मसला ये था कि वो अभी तक ये बात साबित नहीं कर सका था। डॉन और इसकी बीवी डेबोरा बड़ी शान से रहते थे। महलनुमा घर था इनका, जहाँ जिंदगी की हर आसाइश मौजूद थी। डेबोरा की जिंदगी का मकसद महज शॉपिंग था। महीने के आखिर में बिल जमा होते तो डॉन फट पड़ता, लेकिन डेबोरा इसे लुभाना खूब जानती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। डॉन को कभी मालूम नहीं हो सका कि डेबोरा ने जिंदगी में कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी। 16 साल की उम्र से ही इसने जिस्म के जरिए रोजी कमाना शुरू कर दिया था। ताहम इसे मिसेस डेलून की हैसियत में खुद को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लिया था। डॉन को हमेशा खौफ रहता था कि दौलत के बगैर इसकी कोई हैसियत नहीं और वो डेबोरा को भी खो बैठेगा। इसलिए वो दौलत कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था, और इससे ज़्यादा मेहनत डेबोरा शॉपिंग के जरिए दौलत उड़ाने के लिए करती थी। दौलत कमाना हमेशा मुश्किल होता है और खर्च करना आसान, इसलिए डेलून हमेशा माली मुश्किलात से दो चार रहता था। वो बहुत ज़्यादा मकरूज था और तेज़ी से दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा था। डेबोरा को ये बात मालूम नहीं थी। डॉन को उसे बताने की हिम्मत भी नहीं थी कि इसकी सल्तनत कागजी महल की तरह गिरने वाली है। इसने सोचा था कि इस मामले से खुद ही निपट लेगा। इसे 4 लाख डॉलर की ज़रूरत थी और इसके जहन में एक आइडिया था। जेम डेम्पसे और ब्रेंडा ने जज वॉलर की तदफीन में शिकस्त की। वहाँ हर तरफ स्टेट पुलिस के ट्रूपर्स बिखरे हुए थे। हिफाजती इंतजामात एयर टाइट थे। माजरत के साथ बगैर शनाख्त और बगैर तलाशी के किसी को भी चर्च में दाखिल नहीं होने दिया गया था। सोगवार भी बहुत सहमे हुए थे। बाहर से आने वाले इस चक्कर में थे कि जल्दी से सर्विस मुकम्मल हो और वो फेयरपोर्ट से भागे। आनजहानी चर्च की बेटी जेनिस ने खासतौर पर डेम्पसे का शुक्रिया अदा किया और कातिल की गिरफ्तारी के सिलसिले में इसकी काविशों को सराहा। अपनी कार की तरफ जाते हुए डेम्पसे ने ब्रेंडा से कहा कि वो यॉट क्लब फ़ोन करके बता दें कि वो और स्पाइकबर्ग्स अगले रोज़ होने वाली बोट रेस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। डेम्पसे को यकीन नहीं आ रहा था कि गुज़िश्ता इतवार को ही उन्होंने रेस जीती थी। इस वक्त कस्बा पुरसकून था। ये कैसा अजीब हफ्ता गुजरा था, पागल हफ्ता। बाबरा अपनी बेटी के कैंप से 4 बजे शाम वापस पहुंची। पूरे दिन की ड्राइव ने उसे थका दिया था, फिर भी वो इसके बारे में सोच रही थी और इसकी तलब में दीवानी हो रही थी। वो पास नहीं था, लेकिन ख्यालों में पास ही था। तसव्वुर और हकीकत में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। वो सोच में पड़ गई, क्या वो नफ्सियाती मरीज बन गई है? वो 5 बजे से भी पहले ही आ गया। दोनों भूखे थे, टूट कर मिले। बाबरा तो 5 दिन इसके ख्वाब देखती रही थी, इसलिए अपनी शिद्दत तो इसकी समझ में आ रही थी, लेकिन उसकी शिद्दत की वजह वो समझ नहीं सकती थी। हाँ, वो जानता था, उसे मालूम था कि वो 2 बुनियादी इंसानी ख्वाहिशों का असीर हो गया है, कत्ल और जिन्स। वो कमरे से निकला तो बाबरा सो चुकी थी। वो मुस्कुराया। बाबरा पूरी तरह मुतमईन सोई हुई थी। अब रुकने की ज़रूरत नहीं थी। वो वजाहत नहीं कर सकता था, लेकिन जानता था कि वो एक अजीब मामले जैसी तब्दीली से गुजर रहा है। अब वो अपने पार्टनर से तवानाई हासिल कर रहा था। इसे अपनी जिनसी सरगर्मियों से ताकत और स्टेमिना मिल रहा था। वो बाबरा के घर से निकला तो इसके सर में हल्कापन नहीं था। वो ताज़ादम शिकारी था और उसने एक गहरी सांस ली। जोडी रॉजर्स शाम 5:20 पर फेयरपोर्ट इन पहुंची। इसका कमरा बेहद आरामदेह था। कमरे में बालकोनी थी जिसके सामने स्विमिंग पूल था। इसने अपना सामान निकाला और खाली सूटकेस कोठरी में पहुंचा दिया। डबल बेड पर बैठकर वो ब्रेंडा का नंबर मिलाने की कोशिश करती रही। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद ब्रेंडा कहीं गई हुई थी। उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद फिर रिंग करेगी और अगले रोज़ मिलने भी चली जाएगी।
इसने अपना ब्रीफकेस खोला और डेस्क पर बैठ गई। बॉन्ड एंड बॉन्ड से जो इसे इजाफी फाइलें दी गई थीं, इन्हें देखने के लिए भी घंटे दरकार थे। वो सोच रही थी कि अगर पुलिस ने ओवरटन को गिरफ्तार कर लिया तो इसका काम और आसान हो जाएगा। कत्ल की सीरीज ने सब कुछ उलझा रखा था। अपने केसों में इसके जहन में बार बार टिल्डन और निकोलस के नाम आते थे। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे चौंका दिया। फिर बेल होप ने दरवाज़ा खोला और इसे फूलों का छोटा सा बॉक्स दिया। ये किसी ने आपके लिए इस्तकबालिया पर छोड़ दिया है। उसने बेल होप को 50 सेंट दिए। वो शुक्रिया अदा करके चला गया। इसे पीटर बॉन्ड पर प्यार आने लगा। इतनी दूर बैठकर भी इसका ख्याल रखता था। इसे रिबन हटाया और बॉक्स खोला। अंदर डेजी के फूलों के ऐसे कई गुच्छे थे जिन पर अभी तक मिट्टी भी लगी हुई थी। इसकी पेशानी पर तरद्दुद की लकीरें उभर आईं। इसने अंदर मौजूद कार्ड निकाला। इसकी मुस्कुराहट लबों पर मुंजमद हो गई। दिल उछलकर हलक में आ गया। पेट में गिरहें सी पड़ने लगी। कार्ड पर लिखा था, वेलकम टू फेयरपोर्ट, लिटिल मिस पीट, विद लव फ्रॉम डेविड ओवरटन। जूडी ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा मुकफल किया, बोल्ट चढ़ाया, फिर बालकनी में खुलने वाले दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर वो बेड पर ढह गई। फूलों का बॉक्स अब भी इसके हाथ में था। ये कैसे हो सकता है? स्कूल के ज़माने में इसे इस नाम से पुकारा जाता था। ओवरटन को ये नाम कैसे मालूम हुआ? इसने फैसला किया कि वो डिनर अपने कमरे में ही करेगी। अपने महफूज किले में टोनी रोको नर्वस अंदाज में अपनी उंगलियां चटका रहा था। 12 की रात हीरे की अंगूठी दूधिया रोशनी में जगमगा रही थी। वाइटी वेगास जाने के लिए इसके सामान की पैकिंग में मसरूफ था। उन्होंने यूनाइटेड एयरलाइंस की फ़्लाइट 711 में फर्स्ट क्लास सीटें रिजर्व करवाई थीं। ये अगली सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी। रोको फ़ौरन फेयरपोर्ट से रुखसत हो जाना चाहता था। वो पूरी रात एक मिनट भी नहीं सोया था और अब भी वो 8 घंटे से इसी गोशे में दीवार से टेक लगाए बैठा था। इसे ये वहम हो गया था कि वो मरने वाला है और वो मरना नहीं चाहता था। वाइटी ने रोकू को इस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर इसे शौक लगा कि रोकू हद दर्जे का बुज़दिल है। इसने लेफ्टी से राब्ते की कोशिश की थी, लेकिन लेफ्टी मोटेल में मौजूद नहीं था। वाइटी ने सोचा कि कोई बात नहीं, वेगास पहुंचकर रोकू को पहले जैसा हो जाएगा। प्राइवेट फ़ोन की घंटी बजी। वाइटी ने रिसीवर उठाया। कोई मिस्टर रोकू से बात करना चाहता था। वाइटी हैरान रह गया। फ़ोन पर रोकू ही की आवाज़ थी, जबकि रोकू कमरे में इसके साथ था। तुम्हारे लिए बॉस। इसने नर्वस अंदाज में रिसीवर रोकू की तरफ बढ़ाया। टोनी रोकू ने खौफजदा अंदाज में रिसीवर लिया। दूसरी तरफ से इसी की आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर रोकू। हाँ, रोकू बोल रहा हूँ। रोकू की आवाज़ तराहट से मुशाबा थी। तुम कौन हो? तुम ज़ाती तौर पर मुझे नहीं जानते। मैं डेविड ओवरटन हूँ, अजीम तरीन कातिल। आवाज़ आई। ओवरटन? कातिल? टोनी रोकू का बुरा हाल हो गया। इसका मुंह खुल गया और कुफ निकलने लगा। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट में तुम्हारा नंबर है। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आवाज़ आई। रिसीवर रख दिया गया। रोकू ने दोनों हाथों से अपना पेट थामा। इसी वक्त इसका पेशाब खता हो गया। इसने वाइटी से कहा, कार घुमा कर लाओ। मैं इतनी देर में अपनी पैंट बदलूं। खुदा के लिए लेफ्टी से रब्ता करो। चलो, हम 15 मिनट में इसे मोटेल से ही ले लेंगे। वो हमें एयरपोर्ट पर छोड़ने चलेगा। हम आज रात ही वेगस जा रहे हैं। उसकी तरकीब कारगर साबित हुई। एक फ़ोन कॉल के जोर पर वो टोनी रोकू को इसके बेहद महफूज किले से निकाल लाया था। अब खुले मैदान में वो इसे आसानी से शिकार कर सकता था। कार दरवाजे पर रुकी। रोकू 2 सूटकेस लिए हुए उछलकर बाहर आया। एक सूटकेस $20 के नोटों से भरा हुआ था। दूसरे सूटकेस में इसके कपड़े थे। अब मोटेल चलो, हमें लेफ्टी को पकड़ना है। इसके पास शॉटगन है। वो हमें एयरपोर्ट पहुंचाएगा हिफाजत से। ओके मिस्टर रोकू, ड्राइवर ने मुस्कुराकर कहा। इसकी स्लेट ग्रे आंखें उकुबनुमा आईने में देख रही थीं। वही सर्द आंखें जिनसे इस वक्त पूरा अमेरिका खौफजदा था। शख्सियत की तब्दीली इतनी मुकम्मल थी और बहरूप इतना अच्छा था कि रोकू को आखिर तक पता ही नहीं चला कि इसे कत्ल करने वाला वाइटी नहीं है। मरते दम तक वो इससे इल्तिजाएं करता, गिड़गिड़ाता रहा, वाइटी पागल हो गए हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भूल गए कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है वाइटी? 7:45 बजे पुलिस की गश्ती गाड़ी ने वाइटी को रॉकी कैडिलॉक एजेंसी की पार्किंग लॉट में एक ब्रांड न्यू कार की छत पर पड़ा पाया। कार का हॉर्न मुसलसल बज रहा था। पता चला कि इसके वायर मिला दिए गए थे। वाइटी को नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या हुआ है। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी ट्रक ने हिट किया है। इसका एक बाजू
दाहिनी टांग और चेहरे का बेशतर हिस्सा टूट फूट कर रह गया था। वो खून आलूद होंठों के दरमियान बड़बड़ाए जा रहा था। मिस्टर रोको, आप फिक्र ना करें, लास वेगास पहुंचेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वाइटी है ना आपके साथ? 8:12 पर एक स्क्वाड कार को फेयरपोर्ट मोटेल तलब किया गया। उन्होंने मोटेल के एक गेस्ट को अस्पताल भिजवा दिया। गेस्ट का नाम लेजी फ्लेमिंग था। एक हादसे में मिस्टर फ्लेमिंग की दोनों कलाइयाँ टूट गई थी। बाएं हाथ की ट्रिगर दबाने वाली उंगली तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। मिस्टर फ्लेमिंग शॉक की हालत में थे और हादसे की तफसील बताने की पोजीशन में नहीं थे। स्क्वाड कार के ड्राइवर ने बताया कि चेहरे मोहरे से मिस्टर फ्लेमिंग कोई खतरनाक बदमाश मालूम हो रहे थे। 8:27 पर ड्यूटी ऑफिसर लेफ्टिनेंट राइस को पुलिस हेडक्वार्टर में एक कॉल मौसूल हुई। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन था। फेयरपोर्ट पुलिस, लेफ्टिनेंट राइस स्पीकिंग। लेफ्टिनेंट, मैं मिस्टर रोको हूँ, आवाज़ आई। यस सर, फरमाइए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? राइस ने कहा। इसे टोनी रोकू की आवाज़ पहचान ली थी। हाल ही में इसने रोकू से सन 72 मॉडल की कैडी खरीदी थी। किसी ने अभी मेरा चिराग गुल कर दिया है, आवाज़ आई। जी? राइस चौंका। हाँ लेफ्टिनेंट, मैं मर चुका हूँ। तुम्हारे कातिल ने मुझे भी शिकार कर लिया। ये मैं नहीं, मेरा ज़मीर बोल रहा है, आवाज़ आई। और राइस हैरान रह गया। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बेयकीनी से रिसीवर को घूरता रहा। अब सब कुछ बदल गया है। अब मेरे जिस्म की नहीं, रूह की हुक्मरानी है, आवाज़ आ रही थी। राइस कुछ ना कह सका। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राइस, तुम्हें खुशबख्ती की ज़रूरत है, आवाज़ ने कहा। राइस ने खुदकार अंदाज में असबात में सर हिलाया। मेरे ऑफिस में कालीन के नीचे एक ट्रैप डोर है, इसमें उतर कर देखो, वहाँ बोगस डॉलर भी हैं, आवाज़ ने कहा। राइस ने इधर उधर देखा। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो इस सनसनीखेज कॉल को किसी के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। रुकू गैर जज्बाती अंदाज में कहता रहा, और तुम्हारे दरवाजे पर चमकदार कैडी खड़ी है, इसमें $2 लाख लदे हुए हैं। राइस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। रिसीवर अब भी इसके कानों से लगा था। और लेफ्टिनेंट, तदफीन के बाद मेरे लिए कुछ फूल भेज देना। फिर एक कहका सुनाई दिया और लाइन डेड हो गई। राइस को चक्कर आ रहे थे। इसे चीख कर सार्जेंट बॉब मार्टिन को आवाज़ दी। दोनों रिवॉल्वर हाथ में लिए मेन गेट की तरफ लपके। वहाँ एक स्याह कैडिलैक खड़ी हुई थी। इस पर कनेक्टिकट का लाइसेंस नंबर था। रोक। पिछली सीट पर टोनी रोकू मुर्दा पड़ा था। वो $20 के नोटों के अंबार तले दबा हुआ था। शायद इन्हीं की वजह से इसका दम घुटा था। इन्हें बाद में पता चला कि वो $2 लाख थे। नोटों के दरमियान मेडिकल एग्जामिनर को एक ताश का पत्ता मिला, हुक्म का अट्ठा। 8:35 पर राइस ने जिम डेम्पसे के घर फोन करके इसे टोनी रोकू के कत्ल की इत्तला दी। जिम डेम्पसे 8:45 दफ्तर पहुंचा। इसके जरा देर बाद बेली, फिरो, पकोलो और दर्क भी पहुंच गए। जिम डेम्पसे ने इनमें सैम ग्रेडी को फ़ोन किया, लेकिन इसके कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। इसने बर्ग्स को फ़ोन किया, वो भी घर पर मौजूद नहीं था। जिम ने फेरो और सार्जेंट और दर्क को वाइटी और फ्लेमिंग से पूछगछ के लिए अस्पताल भेजा। गसबेली को एक बैकअप कार के साथ फेयरपोर्ट मोटेल में फ्लेमिंग के कमरे को चेक करने के लिए रवाना किया गया। जिम खुद पकोलो के साथ रोकू कैडिलॉक एजेंसी चला गया। राइस ड्यूटी इंचार्ज की हैसियत से हेडक्वार्टर्स में रह गया। अगले 1 घंटे में बहुत कुछ हुआ। जिम और पकोलो ने कैडिलॉक एजेंसी के नीचे एक शानदार स्वीट दरियाफ्त किया। इस स्वीट के उकुम में 2 कमरे थे, जिनमें प्रिंटिंग प्रेस मौजूद था। इसके अलावा $20 के नोट छापने वाली प्लेटें और $20 के नोटों की शक्ल में $4.5 लाख भी मिले। एक और प्रेस भी सेट किया गया था, लेकिन अभी इसने काम शुरू नहीं किया था। फेयरपोर्ट मोटेल में बेली ने भी अच्छी कारगुजारी दिखाई थी। लेडी फ्लेमिंग के कमरे में सिंगल बेड के गद्दे के नीचे से साइलेंसर लगा माउजर बरामद हुआ। मैगजीन में 2 गोलियां कम थीं। इनमें से एक टीवी के ऊपर वाली दीवार में पेवस्त थी। कुर्सी पर रखे हुए फ्लेमिंग के कोट से एक खत बरामद हुआ। लिफाफे पर किसी लेफ्टी का नाम था। अंदर मुख्तसर सा खत था, ओवरटन को तलाश करके कत्ल करने की सूरत में तुम्हें $1 लाख मिलेंगे। 1 हफ्ते में ये काम ना कर सके तो वेगस वापसी का किराया भी मिलेगा। खत पर किसी के दस्तखत मौजूद नहीं थे। वेगस का लेफ्टी, ये तो यकीनन एंजेलो है, वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, बेली बड़बड़ाया। वो खुश हेडक्वार्टर्स पहुंचा। मेरा ख्याल है लैब में साबित हो जाएगा कि सार्जेंट बूथ पर गोली इस माउजर से चलाई गई है, इसे चीफ जिम को बताया। यानी बूथ पर ओवरटन ने नहीं, एंजेलो ने फायर किया था। इम्कान यही है कि रोकू ने ओवरटन को ठिकाने लगाने के लिए एंजेलो की खिदमत हासिल की थी।
$1 लाख छोटी रकम नहीं होती, और रोकू के पास बंडल के बंडल मौजूद हैं। रोकू को ये परेशानी होगी कि ओवरटन की वजह से इलाके में पुलिस ही पुलिस भर जाएगी और इसका जाली नोटों का कारोबार खतरे में पड़ जाएगा। जिम ने बेली की पीठ थपथपाई। वाकई सोचो तो, एक जाली नोट छापने वाले ने हमारे मुजरिम को ख़त्म करने के लिए एक पेशावर कातिल की खिदमत हासिल की। देखो तो, कौन हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो मुस्कुराया। शाबाश, तुमने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। बस एक बात तुम भूल गए, लेफ्टी अब लेफ्टी नहीं रहा। बेली भी मुस्कुराया। सूरत हाल बेहतर होती लग रही थी। फीरो कामयाब नहीं रहा था। फ्लेमिंग और वाइटी दोनों अभी बात करने के काबिल नहीं थे। जिम के जाने के बाद बेली ने इशारे से फीरो को बुलाया और अपने कमरे में ले गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद इसने कहा, ओसेलो ने हमें बताया था कि यहाँ मंशियात और नाजायज़ दौलत का कारोबार हो रहा है। नाजायज़ दौलत तो जाली करेंसी की सूरत में सामने आ गई है। फीरो ने अपनी पेशानी पर हाथ मारा। वाकई, लेकिन हमें यकीन नहीं आया। तुमने चीफ को या किसी और के सिलसिले में कुछ बताया तो नहीं? इसका चेहरा पीला पड़ गया था। बेली ने नफ़ी में सर हिलाया। और अब तो बताऊंगा भी नहीं। फीरो ने पुरसकून सांस ली। अब मंशियात वाले मामले को हम अपने तौर पर देखेंगे, तुम और मैं। याद है, जिम कहता है अगर नाक तक कीचड़ में फंसे हुए हो तो मत भूलो कि मुंह बंद रखने में ही आफियत है। मिलाओ हाथ। बेली ने इसका बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। इस शाम मैरी बेंसन को मालूम हुआ कि 200 साल तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इसने सुकून की सांस ली। वो शौहर की बला अपने सर पर लेने पर मजबूर हो गई थी, लेकिन अब इससे निजात मिल गई थी। यही नहीं, बल्कि अब वो सुबह की फ्लाइट पकड़कर दोपहर से पहले बफेलो भी पहुंच सकती थी। वो शौहर को फ्लो के साथ रलियां मनाते हुए पकड़ना चाहती थी। रात को इसे विंचेस्टर्स के साथ डिनर डांस में जाना था। सिल्क के स्याह गाउन में वो बेहद हसीन लग रही थी। वो निगाहों का मरकज़ बन गई। इसकी मजरूह अना को इससे कुछ तस्कीन हुई। वो बेदरेग पी रही थी। नशे ने फ्लोरेंस की रकाबत को मिटा दिया था। डिनर के बाद इसके इस्रार पर म्यूरियल और टॉम रक्स में शामिल हो गए। वो इन्हें देखती रही। म्यूरियल भी अब भी वैसी ही थी जैसी कॉलेज में हुआ करती थी। समझ में नहीं आता था कि टॉम में इसने क्या देखा था कि इससे इसकी शादी हो गई। वो हर शमा पर नाचने वाला परवाना था। घटिया आदमी। अब इसने मुझे छुआ तो पेट में घुटना रसीद कर दूंगी, मैरी ने सोचा। इसी लम्हे एक खुशरू आदमी ने नरमी से इसके कंधे को छुआ। वो चौड़े कंधों वाला दराज कद आदमी था, मर्दाना वजाहत का नमूना। इसने बताया कि वो क्लब का मैनेजर है। दफ्तर में इसका फ़ोन आया है और वो इसके साथ चले। मैरी उठी तो इसके कदम लुढ़खुड़ा रहे थे। मैनेजर ने इसका हाथ थाम लिया। ज़रा देर बाद म्यूरियल और टॉम अपनी मेज़ पर वापस आए तो मैरी मौजूद नहीं थी। वो लेडीज़ रूम में होगी, म्यूरियल ने कहा। मुझे भी जाना है। म्यूरियल वापस आ गई। मैरी लेडीज़ रूम में मौजूद नहीं थी। उन्होंने 10 मिनट इंतज़ार किया। फिर टॉम ने मैरी को इधर उधर तलाश किया। अब वो दोनों परेशान थे। उन्होंने बराबर की मेज़ वालों से पूछगिछ की। वो हिराल्ड के साथ इसके ऑफिस की तरफ गई है, किसी ने बताया। टॉम को 5 मिनट बाद याद आया कि हिराल्ड ग्रीन तो हर्निया के ऑपरेशन के सिलसिले में अस्पताल में दाखिल है। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इस वक्त 11:47 हुए थे। 11:50 पर राइस ने जिम को फ़ोन करके मैरी बेंसन की गुमशुदगी के मुतालिक बताया। जिम ने कहा कि वो कंट्री क्लब पहुंच रहा है। राइस ग्रेडी को मुतला कर दे। अगर वो वाकई गायब हो गई है तो ये फेडरल केस है। फिर वो एक सेनेटर की बीवी भी है। सैम ग्रेडी को इसमें मुलविस होना है। वो तीनों 12:15 बजे से कुछ पहले क्लब पहुंचे। विंचेस्टर्स बहुत परेशान था। म्यूरियल तो रो रही थी। टॉम पॉल राइस पर बरस पड़ा। स्टूपिड पुलिस, तुम टैक्स अदा करने वालों की दौलत पर पलते हो, मासूम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। सैम ग्रेडी ज़बरदस्ती धकेलते हुए टॉम को एक तरफ लेकर गया। हम लोगों के लिए पहले ही कम मसाइल नहीं कि तुम्हारी बकवास भी सुने। इसे छड़ी से टॉम की थोड़ी छूते हुए कहा। टॉम की समझ में आ गया। जिम की निगरानी में पुलिस ने मैरी बेंसन की तलाश शुरू कर दी। वो विंचेस्टर्स के घर वापस नहीं गई थी। फेयरपोर्ट इन और मोटेल में भी वो नहीं पहुंची थी। क्लब के बाहर 6 टैक्सियां मौजूद थीं। इनके ड्राइवरों ने भी इसे बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। पेट्रोल कारें हर तरफ दौड़ा दी गई, लेकिन मैरी बेंसन का कहीं सुराग न मिला। स्पाइकबर्ग्स 5 बजे क्लब पहुंचा। इसे अपने पुलिस रेडियो पर सेनेटर की बीवी की गुमशुदगी का बुलेटिन सुना। वो फिल्म देखकर घर वापस आ रहा था। इसे अफसोस था कि टोनी रोकू की मौत से लेकर इसके बाद तक के सनसनी वाकयात से वो लाताल्लुक रहा था। सैम ग्रेडी ने सेनेटर बेंसन को इसके बफेलो के मोटेल में रिंग किया, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। सेनेटर नशे में धुत था।
सैम ग्रैडी ने जिम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे ख्याल में मैरी बेंसन को ओवरटन ने अगवा कर लिया है। मैरी बेंसन इसके साथ मैनेजर के कमरे में दाखिल हुई थी। इसने टेलीफोन की तरफ इशारा किया। मैरी फोन की तरफ बढ़ी। इस दौरान उसने दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ सुनी। इसने पलटकर इस सर्द स्लेट ग्रे आंखों में देखा। इसने चीखना चाहा। इसी लम्हे इसके बाजू में सुई चुभी। इसे मासूम सा एहसास हुआ कि मर्द ने इसे उठाकर मेज पर लिटाया है। फिर इसे अपने कपड़े फटने की आवाज़ आई और बाद में इसे कार की डिग्गी में डाला गया। वहाँ मुकम्मल तारीकी थी। इसे सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। फिर कार चल पड़ी। मैरी बेंसन की गुर्बत उसके लिए बहुत पुरलुत्फ साबित हुई। बहुत बाद में इसे मैरी को उस जगह पर पहुंचा दिया जहां उसकी लाश को दरियाफ्त होना था। अपनी डेस्क पर बैठकर इसने जाम से एक घूंट लिया और खुफिया दराज खोलकर नोटबुक निकाली। स्याह पेंसिल से इसने एंटोनियो रोकू के नाम को क्रॉस किया। वो इसकी लिस्ट में 7वां नाम था, हुक्म का अट्ठा। कुछ सोचकर इसने रोकू के नाम के आगे खिंजीर की तस्वीर बना दी। रोकू गलीज आदमी था। उसे देखकर इसको अपना सौतेला बाप याद आता था। इसका अपना बाप उसकी पैदाइश से 1 माह पहले ही मर गया था। इसने इसके लिए बाप की कोई याद नहीं छोड़ी थी। इसकी माँ रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में काम करती थी। इतनी मेहनत और मोहब्बत से वो इसकी परवरिश कर रही थी। वो इसे पढ़ा रही थी। मेहनत करो, सख्त मेहनत, वो कहती। कामयाबी का यही एक रास्ता है मेरे बेटे, और मैं तुम्हें कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। उसने ब्रांडी का एक और घूंट लिया। माँ, प्यारी माँ। इनके दरमियान गैर मामूली मोहब्बत थी। एक बेडरूम का वो छोटा सा अपार्टमेंट मोहब्बत का गहवारा था। वो 8 साल का था तो वो मनहूस सेल्समैन आया और वो बेडरूम के अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गए। अब माँ के बेडरूम से अजीब गैर इंसानी आवाज़ें आती थीं। इसके दूसरे हिस्से ने इन आवाज़ों की तरफ से कान बंद करके सो जाना सीख लिया, लेकिन वो सब कुछ सुनता था। 4 साल तक वो सुनता और नफरत करता रहा। तभी से पता चला कि नफरत का आगाज़ दिमाग से होता है। इसने जाम खाली देख करके रख दिया। यादों में खो जाना कितना आसान था, जबकि वो पलट कर नहीं देख सकता था। देखता तो नमक का बन जाता। इसका मुस्तकबिल तो अब शुरू हो रहा था। टोनी रोकू, वो जिम की नाक के ऐन नीचे जाली करेंसी का इतना बड़ा धंधा चला रहा था। मस्खरा चीफ ऑफ पुलिस। इसे फख्र था कि फेयरपोर्ट में जुराइम नहीं होते। अब वो इन्हें दिखाएगा कि फेयरपोर्ट में क्या कुछ होता है। इन्हें आईना दिखाना जरूरी था। फेयरपोर्ट में एक रोकू ही नहीं था, कस्बा गंदे अंडों से भरा पड़ा था। इसे यकीन था कि आलपन मंशियात का धंधा कर रहा है। बुढ़ा सैम टिल्डन चोर था। शायद वो नेड निकोलस से भी आगे की चीज़ था। वो हंस दिया। उसे रोकू की दहशत याद आई और वाइटी की इल्तिजाएं। लेफ्टी के पास जानवरों वाली छठी हिस्स थी। लेफ्टी से मार्के में वो बाल बाल बचा था। माउजर से चलाई हुई गोली तकरीबन इसके कान को छूती हुई गुजरी थी। इसे अपने कान की लू को छुआ। वो सोने के लिए लेटा। आने वाली कल एक बड़ा दिन होगा मैरी बेंसन के लिए। वो एक सुर्ख सफ़ेद और नीला दिन होगा। इसने जमा ही ली। अब वो सो जाना चाहता था। 8 जून, इतवार। खुदाया, रातें छोटी होती जा रही हैं। जिम ने कराहते हुए आंखें खोली। जिम, रात को क्या हुआ? ब्रेंडन ने कसमसाते हुए पूछा। मैं तो रात को नींद की 2 गोलियां लेकर सो गई थी। बताऊंगा तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। रात तक इंतजार नहीं कर सकती? जिम बोला। नहीं डार्लिंग, मैरी बेंसन को अगवा कर लिया गया। हम बड़ी मुसीबत में हैं। वो लुढ़खुड़ाते हुए उठा, और उठना तो था ही। वो अपने बेसमेंट में खटर पटर कर रहा था। कुछ चीज़ें वापस असलाह खाने में रखना थी। इस काम से निपटकर इसने वाइन रैक को बंद किया। फिर इसने जाकर हाथ धोए और रोशनी के नीचे हाथ रखकर अपने नाखूनों को गौर से देखा। वो बेदाग थे। इन पर कोई निशान नहीं था। अभी से ख्याल आ रहा था कि इसे मैरी बेंसन से हज नहीं उठाना चाहिए था। इसने अपना असूल तोड़कर बड़ा खतरा मोल लिया था। अपने मंसूबे से रूगर्दानी की थी। अगर मैरी की गुमशुदगी को ज़रा पहले महसूस कर लिया जाता, या कोई ऑफिस की तरफ आ जाता तो बस किस्मत इसके साथ थी। लेकिन मैरी बेंसन ने इसके जज्बात भड़का दिए थे। खैर, इस बेचारी ने शिकायत भी नहीं की थी। वो 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर किचन में गया। वो एक रोशन और चमकदार दिन था। इसके जहन में और ज़्यादा जारिहाना मंसूबा परवान चढ़ रहा था। अब मामलात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। वक्त की गिरफ्त और सख्त कर दी जाएगी। मेज़ पर कॉफ़ी की प्याली के साथ संडे टाइम्स का न्यूज़ सेक्शन रखा था। इसमें वॉरेन पेटी की मौत का तस्करा था। वो कॉफ़ी के घूंट लेते हुए उंगलियों से मेज़ पर तबला बजाने लगा।
अखबारात इसकी रफ्तार का साथ नहीं दे पा रहे थे। संडे एडिशन जल्दी छपने के लिए जाते हैं। टोनी रोकू की मौत की खबर लेट थी। इस वक्त तो संडे एडिशन ट्रकों पर लादे जा रहे होंगे। जब इसने मैरी बेंसन को अगवा किया था, सार्जेंट बूथ पर फायरिंग की खबर अलग कॉलम में छपी थी। खबर में इस शूटिंग को भी इससे मंसूब किया गया था। वो जानता था कि रेडियो और टीवी टोनी रोको की मौत, फेयरपोर्ट में जाली नोटों के धंधे और मैरी बेंसन के अगवा की खबरों से लदे हुए होंगे, और वक्त के साथ साथ मैरी बेंसन के अगवा की खबर ज़्यादा अहमियत इख्तियार करती जाएगी। 6 कत्ल बैकग्राउंड में चले जाएंगे। इसे सुगार सुलगाया और बड़े सुकून से कष्ट लेता रहा। इतवार की सुबह इसे चर्च भी जाना चाहिए, इसे शुक्र अदा करना है। और वो हंसने लगा। वॉशिंगटन के एक गोल्फ कोर्ट में 4 अफराद कत्ल के इन केसों और अगवा पर गुफ्तगू कर रहे थे। इनमें जो सबसे सीनियर लगता था वो बोल रहा था, बस बहुत हो चुकी। वो सेनेटर की बीवी थी। अब हमें मुंतखब आदमी वहाँ भेजते होंगे। ग्रेडी को मदद की ज़रूरत है। बॉब, अपने 4 बेहतरीन डिटेक्टिव रात तक वहाँ पहुँचा दो। इसने पलटकर एक दराजकद शख्स के कंधे पर हाथ रखा। बेहतर ये होगा कि तुम खुद भी चले जाओ। हम तीनों को मिलकर काम करना होगा। गुड लक। दूसरे शख्स ने कहा, बॉब, तुम और तुम्हारी टीम हमारे जहाज़ में जा सकती है। हमारे 3 आदमी जाली करेंसी वाले मामले की छानबीन के लिए जा रहे हैं। जिम थीचर को तुम जानते ही होगे। वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट सेक्रेटरी था। गायला ने सुबह 10 बजे की खबरों में रोकू की मौत की खबर सुनी। वो इस वक्त साहिल पर जाने की तैयारी कर रही थी। वो बेड पर बैठी की बैठी रह गई। इसका जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। अगर ओवर्टन ने रोकू को कत्ल किया है तो मुमकिन है कि अगली बारी इसकी हो सकता है ओवर्टन को जाली करेंसी का धंधा करने वालों से नफरत हो। इसने उठकर रेडियो ऑफ कर दिया। अब ट्रेजरी वाले आएंगे और रोकू के हर मिलने वाले को चेक करेंगे। पूरी तरह छानबीन होगी। हो सकता है किसी ने उसे रोकू के स्वीट में जाते हुए या बाहर आते हुए भी देखा हो। उसने सोचा, अब एयरपोर्ट से निकल लेना चाहिए। इसके पास एयरलाइन का पास है और $2 लाख हैं। वो कहीं भी जा सकती है। अब जबकि रोकू मर चुका है तो रकम को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। जेन को खबरदार किया जाए? नहीं, रोकू ने इन्हें मना किया था। इसने अपना सामान पैक किया, फिर इसका प्राइवेट फ़ोन नंबर मिलाया। वो इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता था। घंटी बजती रही, पर उसने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अचानक गायला को याद आया कि ये तो इतवार का दिन है। वो दफ्तर में कहाँ होगा। इसने एयरलाइन का शेड्यूल निकाला। जो कुछ करना था जल्दी करना था। हर लम्हा अहम था। लिबास तब्दील करके वो बाहर निकली और दरवाज़ा लॉक किया। वो नर्वस थी और इसे बुरी तरह पसीना भी आ रहा था। अंदेशे अब हकीकत लगने लगे थे। इसे सोचा कि वो जहाज़ में बैठकर इसे ख़त लिख देगी। ड्राइव करते हुए वो ख़त का मज़मून तरतीब दे रही थी। डार्लिंग, मेरे हाथ कुछ दौलत आ गई है। मैंने शायद तुम्हें अपनी दौलतमंद आंटी के मुतालिक कभी बताया नहीं था। वो गुज़िश्ता रात फौत हो गई। मुझे अफरा तफरी में अकापल को जाना पड़ा। अभी मुझे यहाँ वक्त लगेगा। तुम ऐसा करो कि यहाँ आ जाओ। ये बहुत खूबसूरत जगह है, मगर टाइगर, मैं तुम्हें मिस करूँगी। बस आ जाओ। वो मेक्सिको आएगा, बीवी से तलाक लेगा और इससे शादी कर लेगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स का कॉन्फ्रेंस रूम कमांड पोस्ट में तब्दील हो चुका था। पूरे मुल्क के डिटेक्टिव्स ने ताउन और मदद की पेशकश की थी। वो पेदर पे शिकस्त का हफ्ता था। एक एक करके मायूसियाँ ढेर की सूरत में जमा होती जा रही थीं। शौक लगता रहा था। थकन और मायूसी ने उन्हें निढाल कर दिया था। नींद की कमी से आंखें मुतवर्म थीं और इनमें बार बार पानी आ रहा था। चेहरों पर संगीनी थी। जिंदगी और मौत के इस खेल में डेविड ओवर्टन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका था, लेकिन वो जिस तेज़ी से हरकत में आता था वो पुलिस के लिए हैरानकुन थी। वो अपने शेड्यूल के मुताबिक नमूदार होता, वादे के मुताबिक कत्ल करता और गायब हो जाता, और अब वो मैरी बेंसन को अगवा करके भी ले गया था। वो सब जानते थे कि प्रेशर बढ़ रहा है। अखबारात, रेडियो और टीवी पर अब पूरा वक्त और तवज्जो इन केसों को दे रहे थे। अवाम को डेविड ओवर्टन पर गुस्सा नहीं था। वो पुलिस से खफा थे जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रही थी। पुलिस ओवर्टन को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। पुलिस सेनेटर की बीवी को बाजियाब भी नहीं करा सकी थी। और क्योंकि इंचार्ज जिम था, लिहाजा पब्लिक के फ्रस्ट्रेशन का रुख उसी की तरफ था। क्लब के मेंबर से पूछगछ बेसूद साबित हुई। देखने वालों का कहना था कि मैरी बेंसन एक ऐसे शख्स के साथ अपनी मर्जी से गई थी जो क्लब के मैनेजर हेराल्ड ग्रीन से बड़ी हद तक मुशाबा था। वो मैनेजर के ऑफिस की तरफ गए थे जो इमारत के उकबी हिस्से में था। ऑफिस में कुछ ऐसी अलामात थीं जिनसे लगता था कि वहाँ मैरी पर मुजरिमाना हमला किया गया होगा। वहाँ से मैरी के फटे हुए कपड़े मिले थे।
मैनेजर के ऑफिस या बिल्डिंग से इन्हें निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। इसमें हैरत की कोई बात नहीं थी। दफ्तर का प्राइवेट दरवाज़ा उकबी पार्किंग लॉट की तरफ खुलता था। इस पार्किंग लॉट को सिर्फ क्लब के मुलाजिमीन इस्तेमाल करते थे। हिराल्ड की कार भी किसी ने नहीं देखी थी। वो अब भी अस्पताल में था और चलने फिरने के काबिल नहीं था। ऑफिस में मेज़ पर एक माचिस मिली थी जिस पर डेविड ओवर्टन की उंगलियों के निशानात थे। इसके सिवा उंगलियों के निशानात कहीं नहीं मिले थे। हर चीज़ को बहुत एहतियात से पहुंच दिया गया था। जिम सैम गैडी और स्पाइक बग्स से बातें कर रहा था। इस शख्स ने हर कदम पर हमें शिकस्त दी है। मैं इसकी जहानत का मोतरफ हो गया हूँ। वही नहीं, हमें इसकी बीवी भी नहीं मिली। सच तो यह है कि हमें इसकी हवा भी नहीं लगी है और वो हर जगह अपने निशान छोड़कर जाता है। ये बात समझ में नहीं आती। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट लेने के लिए हमें जलील कर रहा है, सैम ग्रैडी ने कहा। इसके लिए दाश के पत्ते ही काफ़ी हैं। फिंगरप्रिंट्स की तक की मेरी समझ में नहीं आती। जिम, तुम कहना क्या चाहते हो? सैम ग्रैडी आगे की तरफ झुक गया है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। एक हफ्ते से मैं दिन रात इसी शख्स के बारे में सोचे जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो किस अंदाज में सोचता और कैसे ऑपरेट करता है। वो स्मार्ट और मुस्ताद है, बहुत अच्छा मंसूबा साज है। वो बहुत हौसलामंद है, जुजियात का ख्याल रखता है और एहतमाम करता है। इसके बावजूद वो हर मौके पर कम से कम एक जगह उंगलियों के निशानात छोड़ जाता है। अगर एक बार ऐसा हुआ होता तो हम इसे गलती समझ लेते, लेकिन अब तक 4 मरतबा ऐसा हो चुका है। जिम बोल रहा था। भाई, मेरा तो दिमाग ही घूम गया, सर में दर्द हो गया, बग्स बोला। उसने जेब से स्प्रीन का पैकेट निकाला। मेरा भी यही हाल है, सैम गैडी ने कहा। मेरा भी, जिम बोला। बग्स ने स्प्रीन की टिक्कियां इन दोनों को भी दे दी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।